नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर जुड़े हैं आप। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्थित होता हूं, और जिसके माध्यम से मेरा पूरा प्रयास होता है कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए जो है वो क्लासेस का जो है के लिए जो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है इसका सोर्स जो है वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र हैं। दोस्तों, ये जो सेशन है इसमें आपके देश विदेश और आपके अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का समाचार का पूरा संकलन है। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। एक बार ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर ले। सुषमा सिंह, अमरेंद्र, प्रदीप, उर्मिला, इंदु, गौतम, सोन, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। क्लासेस लाइव हैं, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, इसलिए आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए। फटाफट सभी लोग जो है वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का जो सेशन है आज के मोटिवेशनल कोट के साथ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो भगवान श्री कृष्ण के उवाच के साथ है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। दोस्तों, महाभारत में आपने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो कॉम्बिनेशन था, जो मिश्रण था, उसको तो आपने देखा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में उनको मार्गदर्शित कर रहे थे, उन्हें मार्गदर्शन देकर उन्हें आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन ये जो जीवन है दोस्तों, ये भी किसी महाभारत से कम नहीं है। हम रोज एक नए महाभारत की शुरुआत करते हैं और उस महाभारत में हमारी जीत या हार है जो है वो होती रहती है। लेकिन इस जीवन के महाभारत में दोस्तों हम ही अपने अर्जुन हैं, हम ही अपने कृष्ण हैं, यानी कि हमें ही अपना मार्गदर्शन करना पड़ता है, हमें ही युद्ध करना पड़ता है, हमें ही जूझना पड़ता है, हमें ही लड़ना पड़ता है। और हम इस जूझने और लड़ने के बाद या तो घुटने टेक देते हैं या तो जीत हासिल करते हैं। वो सब निर्भर करता है हमारी रणनीति के ऊपर। तो इस महाभारत में दोस्तों हमें किसी के ऊपर निर्भरता के साथ हम ये सोचे कि हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाएं, या कोई हमें मार्गदर्शित करने आएगा, कोई हमें हमारी मदद करने आएगा, कोई हमें सहयोग करने आएगा, तो इस अपेक्षा के साथ अगर हम अपने जीवन को जिए तो हो सकता है कि कई बार हमें निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर जीवन में निराशाओं का सामना नहीं करना है, जीवन में हमें अजेय रहना है, पराक्रमी रहना है, हमेशा आगे बढ़ता रहना है, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर ही लाना होगा, भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए राह पर चलना होगा, और खुद ही इस जीवन रूपी महाभारत का कृष्ण बनना होगा, खुद ही अपने इस जीवन रूपी महाभारत का सारथी बनकर आगे बढ़ना होगा, खुद को ही मार्गदर्शित करना होगा, अपने कमियों को जानना होगा, अपने कमियों के ऊपर जो है वो जीत हासिल करना होगा। और जैसे ही अपने कमियों के ऊपर हम जीत हासिल करेंगे वैसे ही हमें सफलता जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट जो है वो आपके स्क्रीन पर है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। तो कैसा लगा आज का मोटिवेशनल कोट जरूर बताएं। सुषमा सिंह, दीपू कुमारी, मोहम्मद आरिफ, अमरेंद्र विश्वकर्मा, प्रदीप, उर्मिला, इंदु और सोन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला न्यूज जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर, एक सेकेंड। पहला न्यूज जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है। सोर्स जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस है। एक्सप्लेन्ड कॉलम है द इंडियन एक्सप्रेस का, जहां से हम इस न्यूज को लेकर आए हैं, ठीक है। हु वॉज हरि सिंह नालवा, द सिख वॉरियर हु वॉन मेनी बैटल्स अगेंस्ट अफगान्स। हरि सिंह नालवा कौन थे जिन्होंने अफगानों के खिलाफ जो है वो ढेर सारे युद्ध जो है वो लड़े हैं और जीते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है क्लासेस को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो उस पहले अफगान के बारे में हमें बात करना है। अफगानों के खिलाफ जो कई लड़ाइयों में जीतने वाले सिख योद्धा हैं हरि सिंह नालवा, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 1। और जीएस पेपर 1 में ये आपका जो टॉपिक है वो एंशिएंट आपका
मिडाइवल के साथ साथ अगर हम बात करें तो साथ में ही आपके लिए जो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अफगानों के खिलाफ लड़ाई में हरि सिंह नालवा के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एक सिख योद्धा थे, और किस प्रकार से अफगान इस समय जो आप लोग देख रहे हैं कि अफगान जिस प्रकार सुर्खियों में बना हुआ है। अफगानिस्तान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इतिहास में साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में विख्यात है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में अफगानिस्तान को जाना जाता है, ठीक है ना। और आज तक अगर हम अफगानिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो किसी का जो नियंत्रण है वो अफगानिस्तान में पूरी तरह से नहीं हो पाया। एक महान सिख सेनापति थे जिनका नाम है हरि सिंह नालवा। इन्होंने अफगानिस्तान में उपद्रवी ताकतों पर काबू पाकर वहां सबसे खूंखार सिख योद्धा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित की थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हरि सिंह नालवा कौन थे? तो हरि सिंह नालवा दोस्तों महाराज रणजीत सिंह की सेना में एक सेनापति थे, और वह कश्मीर, हजारा और पेशावर में सूबेदार थे। इन्होंने कई अफगान लड़ाकों को पराजित भी किया और अफगानिस्तान के सीमा से सटे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नियंत्रण भी स्थापित किया। इनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने अफगानिस्तान के खैबर दर्रे के रास्ते पंजाब में प्रवेश करने से रोका, और खैबर दर्रा जो कि 1000 ईस्वी से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत में जो प्रवेश द्वार था, इस द्वार को रोकने की कोशिश की, ठीक है ना। इस द्वार को रोका। तो फटाफट सभी लोग शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। अब इनके विरासत के बारे में बात करें दोस्तों, हरि सिंह नालवा के विरासत के बारे में, तो अफगानिस्तान को अविजित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो कई सारे साम्राज्यों का क्या है, कब्रिस्तान है। जैसा कि इस टॉपिक को शुरुआत करते ही मैंने आपके साथ चर्चा की और कहा, ठीक है। तो हरि सिंह नालवा ने पहली बार अफगानिस्तान की सीमा और खैबर दर्रे से सटे हुए विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर अफगानों को उत्तर पश्चिम सीमांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रदेश को बर्बाद करने से रोका था। इन्होंने अफगानिस्तान के एक लड़ाकू जनजाति, जिसको कि हजारा जनजाति के नाम से जानते हैं, कि हजारों लड़ाकों को क्या किया था, पराजित किया था। और हरि सिंह नालवा की ताकत जो है वो हजारों लड़ाकों की तुलना में मात्र 1/3 थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक सिख शासन थे। महाराणा रणजीत सिंह की सेना के एक सेनापति थे, जिन्होंने अफगान के हजारों सेनाओं को 1/3 अपनी सेना के साथ जो है वो तोड़ दिया, उनका कमर तोड़ दिया, अपनी जो है वो जीत हासिल की, ठीक है। उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए दोस्तों इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2013 में नलवा के नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से इतिहास में जो टॉपिक चल रहे हैं उस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं। इन सारी चीजों पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और ध्यान देते हुए क्या करना है, अपनी तैयारी शानदार रखनी। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें कि हरि सिंह नालवा, जिनके नाम पर भारत सरकार ने 2013 में जो है वो डाक टिकट भी जारी किया था, इनके कौन कौन से प्रमुख युद्ध हैं, उन युद्धों के बारे में बात करें तो सबसे पहला युद्ध है जो दोस्तों, जो कि 1860 में हुई थी, कसूर की लड़ाई। कसूर जो है वर्तमान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में है। इस कसूर की लड़ाई में अगर हम बात करें तो हरि सिंह नालवा ने अफगानी शासक जिनका नाम था कुतुब उद्दीन खान, उनको हराया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कसूर की लड़ाई के बारे में, आप लोग को अपने दिमाग में बनाए रखना है कि कसूर की लड़ाई क्या है, कब हुई थी कसूर की लड़ाई। तो 1807 में हुई थी कसूर की लड़ाई। दूसरे युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, तो दूसरा युद्ध है आपका 1813 का, जिसको कि हम अटोक की लड़ाई कहेंगे। अटोक की लड़ाई में हरि सिंह नालवा ने और इनके अन्य सेना नायक ने मिलकर अजीम खान और उनके भाई दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ जो है वो जीत हासिल की, और यह दुर्रानी पठानों पर सिख की पहली जीत थी। किस पर? दुर्रानी पठानों पर सिखों के द्वारा की गई पहली जीत थी, जो कि अटोक की लड़ाई में 1813 में हुई थी, जिसमें हरि सिंह नालवा और उनके साथ जो मिलकर और सेना नायक जो थे, उन्होंने पठानों को जो है वो नाको चले चबवा दिया था, ठीक है ना। खान भाइयों ने काबुल के शाह महमूद की ओर युद्ध में भाग लिया था, ठीक है ना। तीसरी लड़ाई के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरी लड़ाई है पेशावर की लड़ाई, जो कि 1818 में हरि सिंह नालवा ने लड़ी थी। 1837 में जमरूद के किले पर अपना कब्जा कर लिया था, और यह किला खैबर दर्रे के माध्यम से अफगानिस्तान में प्रवेश का द्वार स्थित था, जहां अफगानों के खिलाफ इन विजय में भारत के लिए जो है वो काफी सारे महत्व है, ठीक है। ये युद्ध जो है वो भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों का मानना है कि यदि महाराजा रणजीत सिंह और उनके सेनापति हरि सिंह नालवा ने पेशावर और उत्तर सीमा प्रांत, जो कि अब
पाकिस्तान का हिस्सा है, को अगर नहीं जीता होता तो यह क्षेत्र अफगानिस्तान का हिस्सा हो सकता था और पंजाब और दिल्ली पर अफगानों का आक्रमण जो है वो कभी रोका नहीं जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह हरि सिंह नालवा, रणजीत, जो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे, किस प्रकार से उनका योगदान जो है वो भारत के लिए जो है वो अति महत्वपूर्ण। अनीता यादव, स्वागत है आपका। ठीक है ना। तो ये पहला न्यूज था आप सभी के स्क्रीन पर, और उम्मीद करता हूं कि इस न्यूज को आप लोगों ने पसंद किया होगा, इस न्यूज को समझा होगा। दूसरा न्यूज है दोस्तों वो आपका द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है हाउ इंडियाज न्यू ड्रोन रूल्स हैव बीन लिबरलाइज। ठीक है ना, 30 अगस्त का न्यूज है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है हाउ इंडिया न्यू ड्रोन पॉलिसी। ठीक है ना, तो भारत के न्यू ड्रोन पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द ड्रोन रूल्स 2021 एज मच मोर लिबरलाइज resigned for the unmanned aircraft system that why existed previously, what are relaxation and why are they are significant। इसके ऊपर हम बात करेंगे भारत की नई ड्रोन नीति के बारे में। आज के ही समाचारों में आपको यह न्यूज देखने को मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस अगर आज न्यूज़पेपर आप लोग देखोगे। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन के नियमावली 2021 की अधिसूचित किया गया, जिसके तहत मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए नियमों को पहले की तुलना में कहीं अधिक उदार बनाया गया है। ठीक है ना। ठीक है ना। क्लियर है सभी को। ठीक है ना, फटाफट जो है सारे के सारे स्टूडेंट जो है फटाफट जो है क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार की लापरवाही अगर आप लोग कर रहे हो तो ये सही नहीं है ना। क्यों लापरवाही कर रहे हो? लापरवाही करने से कुछ मिलता है? परीक्षाएं आएंगी, फॉर्म भरते रह जाओगे आप लोग, है ना। ये मत कहो कि परीक्षाएं तो हर साल होती हैं सर, कौन सा परीक्षा जो है वो कुंभ है जो हर 12 साल पे आएगा, हर साल होती रहती है। तो ऐसी लापरवाही मत कीजिए। आप लोग सोचते हो ना कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाद में सर रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे, ठीक है ना, या वो टॉपिक देख लेंगे, ये टॉपिक देख लेंगे। देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सॉरी, करंट अफेयर्स की जो क्लास है, इस क्लास का सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इस क्लास में आप करंट, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी हो, आप हर सब्जेक्ट के जो है टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं और अपने करंट को आप तैयार कर रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, 10 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आप ध्यान दीजिएगा कि चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो या यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, इसके अलावा जो मेंस में भी आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें कहीं भी लापरवाही नहीं करना मेरे दोस्त। अगर हम लापरवाही कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान होने वाला है, और ये नुकसान किसी और का हम नहीं कर रहे हैं, ये नुकसान हम स्वयं का कर रहे हैं। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आएगी हमारा रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट नहीं होगा तो आप हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, आपके अंदर का ऊर्जा उत्साह उस प्रकार से नहीं रहेगा जैसा ऊर्जा उत्साह इस समय बना हुआ है। तो समय बीत जाए और उसके बाद हम अपने आप को समझाएं कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना। समय रहते अपने अंदर हमें सुधार करना है, समय रहते जो भी कमियां हैं उस कमियों को क्या करना है, पूरा करना है। और कमियों को अगर पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे तो आप विश्वास कीजिए, मेरी बात एक बार मान के तो देखिए, आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा बदलाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा, और बदलाव जो है वो सकारात्मक होगा आप सभी के लिए, है ना। तो इसका आप लोग लाभ उठाइए। अभी आप लोगों ने जो भी एग्जाम दिया, मान लीजिए पेट का एग्जाम दिया, अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसमें लगे हुए हैं कि 50 कट ऑफ जाएगा, कि 7 कट ऑफ जाएगा, कि 70 कट ऑफ जाएगा, है ना। और अगर आप मेरे साथ, जो मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू लेके चल रहा था, पॉलिटी का एमसीक्यू लेके चल रहा था, करंट का जो मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किया, अगर आप बड़े शानदार तरीके से उसका जो करंट अफेयर्स का भी लेके चल रहा था, तो अगर किए होगा तो आपको काफ़ी सारे, ज्योग्राफी का तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं, ना ही हिस्ट्री का, जितना हमने मॉडर्न हिस्ट्री या मिडाइवल का या एंशिएंट का हमने टॉपिक कवर किया था, तो गलतियां नहीं हो सकती। इस चीज को मानिए आप लोग, है ना। देखिए, आयोग कहीं से और से प्रश्न नहीं बनाता, आयोग यहीं से प्रश्न बनाता है जो आप और हम जो है उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि एग्जाम खराब हुआ होगा, तो आप लोग अगले एग्जाम पर ध्यान दीजिए कि अब वो गलती ना हो, अब उस गलती को हमें नहीं दोहराना है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जिसके अंदर ये लापरवाही भरी होगी, वो लापरवाही आज आप लोग समाप्त कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के इस पावन जन्माष्टमी का जो पावन आपका दिन है, इस दिन में आप लोग अपने अंदर की सारी बुराइयों को समाप्त कीजिए
और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद मांगिए कि आप लोगों के लिए अगला जो वर्ष हो वो ऐसा वर्ष हो जिसमें आप लोग के हाथ में आपकी अपनी जो चाहत वाली, अपनी जो जैसा आपका मनोकामना है वैसा जो है आपको जॉब मिले, ठीक है ना। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। और ये अगला न्यूज है, भारत में ड्रोन के नए नियम। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 में क्या किया गया है कि ड्रोन रूल्स जो है चेंज किया गया है और मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए नए नियमों को पहले की तुलना में कहीं अधिक क्या कर दिया गया है, इजी बना दिया गया है, कहीं अधिक क्या किया गया है, उदार बना दिया गया है, ठीक है ना। अंजलि पांडे, पल्लवी जायसवाल, गुड मॉर्निंग। मुख्य परिवर्तन क्या क्या किए गए हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस ड्रोन नियम में मुख्य परिवर्तन तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में क्या किया गया है, विकसित करने की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा हरित क्षेत्रों में 400 फीट तक, हवाई अड्डों की परिधि में से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। माइक्रो ड्रोन जिसको कि गैर व्यापारिक इस्तेमाल के लिए यूज किया जाएगा। नैनो ड्रोन के बारे में बात करें तो ये अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों को ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे सब उधार जो है वो नियम जो है वो बनाए गए हैं। काफी सारे नियमों में परिवर्तन, लाइक शेयर करते रहिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया और लाइक भी करते रहिए, है ना। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जो है वो नियमित किया जाएगा। पंजीकरण या लाइसेंस लेने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्वानुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन नियम 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया और इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया। उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय गुणवत्ता परिषद निभाएगी और इसके द्वारा अधिकृत संस्थाएं जो है वो प्रमाण पत्र जो है जारी करेगी। निर्माता स्व प्रमाणन के जरिए अपने ड्रोनों की विशिष्ट पहचान संख्या को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है वो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो ड्रोन के नियम जो है जिसमें चेंज हुआ गया। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जो जुर्माने की बात की गई है वो अधिकतम जुर्माना जो है वो 1,00,000 रुपए जो है इसको घटाकर क्या किया गया, 1,00,000 रुपए कर दिया गया है और अन्य कानूनों की अवहेलना होने पर कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित करने की बात की गई है। व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिए ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना करने की बात की गई है। अब ये नया जो ड्रोन पॉलिसी है, इस ड्रोन पॉलिसी के महत्व के बारे में अगर बात करें, नए नियमावली के महत्व के बारे में बात करें तो यह नियमावली वर्ष 2019 में घोषित दुश्मन ड्रोन विरोधी ढांचे यानी कि एंटी रफ ड्रोन फ्रेमवर्क के माध्यम से दुश्मन ड्रोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ड्रोन उपयोग की अनुमति देने संबंधी सरकार को इरादों को क्या करेगी, अभिव्यक्त करने का काम करेगी। यह नियमावली विश्वास और स्व प्रमाणन के आधार पर तैयार की गई है। नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और हमारे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण तरीकों से सहायता प्रदान करेंगे और इससे नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावना के जो रास्ते हैं वो खुलने के चांसेस हैं। भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग में भारत शक्ति का लाभ उठाने की सहायक साबित होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कड़े नियमों और विनियमन की आवश्यकता क्यों है, इस पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जम्मू में अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि वायु स्टेशन में तकनीकी क्षेत्र में विस्फोट किया गया ड्रोन की सहायता से, जिसमें ड्रोन का जो है ये इस्तेमाल पहली बार किया गया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से भविष्य में कोई भी खतरनाक गतिविधि ना हो उसको रोकने के लिए हम क्या करें, पहले से ही कड़े नियम और विनियमन की जो आवश्यकता है उसको हम बनाएं। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा दोस्तों कि भारतीय क्षेत्र में हथियारों और गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी में पाकिस्तान स्थित संगठनों ने ड्रोन का उपयोग जो है बहुत ज्यादा किया। सरकारी आंकड़ों को अगर हम देखें तो 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 ड्रोन जो है वो अभी तक देखे गए हैं और 2020 में 77 ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, ठीक है ना। हाल के वर्षों में जिस प्रकार से ड्रोन टेक्नोलॉजी का यानी कि ड्रोन तकनीकी का जिस प्रकार से, प्रौद्योगिकी का जिस प्रकार से तेजी से प्रचार और प्रसार हो रहा है, इससे हम ये देख सकते हैं कि वैश्विक बाजार इसका तीव्र विकास होने से विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में ड्रोन हमले की संभावना से किसी भी प्रकार का इंकार नहीं किया जा सकता और ये एक चिंता की बात है, ठीक है ना। यानी कि हवाई सुरक्षा किस प्रकार से रोका जाए और जिस प्रकार से जम्मू की घटना देखी हमने, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जम्मू की घटना जो है वो हो सकता है कि भारत में
या भारत के अन्य बड़े शहरों में इस प्रकार की घटना जो है वो करना बहुत ही आसान होगा। इसलिए ये बहुत सारी जो है इसके नियमन विनियमन की जो आवश्यकता है। वर्तमान में ड्रोन विशेष रूप से उन संघर्ष क्षेत्रों में जो कि गैर राज्य अभिकर्ता यानी कि नॉन स्टेट एक्टर में सक्रिय हैं और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच रखते हैं, सुरक्षा के लिए भी काफी खतरा जो है वो बनता जा रहा है और इस खतरे पर जो है वो रोक लगाने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये दूसरा न्यूज था जो कि ड्रोन पॉलिसी से संबंधित था। ठीक है ना। ठीक है ना, बिल्कुल मोहम्मद आरिफ, इसका मिस यूज भी हो सकता है और मिस यूज के बारे में मैंने कश्मीर का आपको, जम्मू का एक उदाहरण आपको दिया कि किस प्रकार से एयरफोर्स पे, ठीक है, इसके कई सारे मिस यूज हो सकते हैं। सबसे ज्यादा मिस यूज तो तस्करी करने में, जैसे कि अभी हमने बात किया कि पाकिस्तान के क्षेत्रों में, सीमा से सटे क्षेत्रों में हमने देखा कि गोला बारूद हो या आपके नशे की जो नशीली पदार्थ है उनके तस्करी के काफी सारे मामले हमने देखे। ठीक है ना, तो इसका मिस यूज काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। चलें अगले न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ठीक है ना, 30 अगस्त का न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का। देखते हैं न्यूज क्या है। एक्सप्लेन्ड कॉलम से है, व्हाट साइनिंग ऑफ द 500 मिलियन इंडिया मालदीव मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट मीन्स। ठीक है ना। The infrastructure project, the largest ever by India in Maldives, involved the construction of 6.74 kilometer long bridge and causeway link that will connect Maldives capital Malé with neighboring island of Willingly। ठीक है ना, इस पर हम बात करेंगे कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है क्या, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो भी न्यूज है वो आज ही के न्यूज़पेपर से है। ठीक है ना। तो मालदीव सरकार के द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको कि ग्रेटर माल जीएमसीपी के नाम से जानते हैं, इसके निर्माण हेतु आधिकारिक तौर पर मुंबई स्थित एक कंपनी जिसका नाम है अपफांग्स के साथ समझौते जो है वह हस्ताक्षर किए गए। इसके थोड़ा पृष्ठभूमि में चलते हैं तो हमें 2019 के पन्नों को पलटना होगा। 2019 महीना था सितंबर का, यानी कि आज से मान के चलिए 2 साल पहले की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री के द्वारा क्या किया गया था कि माले की यात्रा के दौरान इस परियोजना पर विचार शुरू किया गया था। ठीक है ना। और यह परियोजना जो है वो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में भारत के द्वारा शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना परियोजना में से एक है। इसके तहत मालदीव की राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीप, कौन कौन से द्वीप, विलिंगली द्वीप, गुल हिफाऊ और थिलाफूसी, इसको अभी हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कि ये द्वीप कौन कौन से हैं। विलिंगली, गुल हिफाऊ और थिलाफूसी से जोड़ने वाली 74 किलोमीटर लंबे पुल और काजवे लिंक के निर्माण करने की बात की जा रही है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए और इसके कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा मालदीव को $100 मिलियन जो है वो अनुदान के तौर पर जो है वो दिया गया है और $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के वित्तीय पैकेज की सहायता के रूप में दी गई है। परियोजना के तहत जो चुने हुए द्वीप हैं और क्यों इन्हीं द्वीपों को चुना गया है इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला द्वीप जो है वो है आपका गुल हिफाऊ द्वीप। एक बार हम लोग मैप में हम लोग इस द्वीप को देख लेते हैं, उसके बाद इस पे हम बात करते हैं। ये 3 द्वीप आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, सभी के स्क्रीन पर 3 द्वीप दिख रहा होगा। वैसे जो और सब द्वीप हैं आपके मालदीव के वो है आपका हुलमला, हुलहुले, माले, है ना, ये आपका विलिंगली दिख रहा है, ये गुल्फी पुलाव दिख रहा है और ये थिलाफुसी दिख रहा है। ये द्वीप आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेके एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिए कौन कौन से द्वीपों पे हमें बात करना है। तो थिलाफुसी, गुल्फी मलाहू और विलिंगली, इसके ऊपर जो है आपके क्या बन रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्यों इन्हीं 3 को चुना गया है इस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 द्वीपों के, ये गूगल अर्थ से लिया हुआ आपका है। ठीक है ना, तो 3 द्वीपों पे हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 द्वीपों को ही क्यों चुना गया है इस पर हम बात करें तो सबसे पहला क्या था, गुल हिफाऊ द्वीप। तो गुल हिफाऊ द्वीप के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये जो द्वीप है वर्तमान में भारत क्रेडिट लाइन के अंतर्गत एक बंदरगाह का निर्माण जो है यहाँ किया जा रहा है। और 2016 से अगर हम बात करें तो माले से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस द्वीप को राजधानी शहर की निकटता के कारण मालदीव सरकार के द्वारा इसके विनिर्माण, भंडारण और वितरण सुविधाओं के लिए रणनीतिक स्थान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो गिल हिफाऊ द्वीप का आपको जो उपयोगिता है वो उपयोगिता समझ में आ गया कि क्यों इसे चुना जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ें, सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ें। बताइए।
ठीक है, चले चलिए। तो सबसे पहला कारण इसका यही था। ठीक है, दूसरा जो द्वीप है वो आपके स्क्रीन पर है, वो है आपका थीला फूसी आइलैंड, जो कि हम लोगों ने मैप में देखा। कौन सा आइलैंड है? थीला फूसी आइलैंड जो है, इसके बारे में बात करें तो ये राजधानी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है थीला फूसी, और कृत्रिम द्वीप है। उसको 1990 के दशक के शुरुआत में निर्मित किया गया था, और इस द्वीप को राजधानी शहर माले से उत्पन्न कचड़ों को ठिकाने लगाने के लिए लैंडफॉल के रूप में जो है अभिहित किया गया। इस परियोजना के महत्व के बारे में बात करें तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट न केवल मालदीव को भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि समग्र रूप से मालदीव की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो इस परियोजना के लिए अगर हम बात करें तो यह परियोजना इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह देश के अंतर द्वीप संपर्क की सुविधा जो है वो प्रदान करती है। साथ ही जीएमसीपी इस बात का ठोस प्रमाण भी है कि मालदीव में किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहला रिस्पॉन्डर होने के अलावा भारत मालदीव के एक विकास के एक मजबूत भागीदार के रूप में भी जाना जाता है। इस परियोजना की आवश्यकता के ऊपर अगर हम बात करें तो दूर दराज के द्वीपों तक आवागमन करने हेतु स्थानीय निवासियों के लिए परिवहन एक बड़ी जो चुनौती थी। इसके लिए स्थानीय लोगों को नावों या समुद्री जहाजों का सहारा लेना पड़ता था, और मानसून के दौरान अगर देखा जाए तो समुद्र में जो प्रचंड स्थिति हो जाती थी, जिसके चलते इस क्षेत्र में आवागमन या परिवहन जो है वो काफी मुश्किल हो जाता था। तो इससे भी जो है इसको लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले माले का 3 पड़ोसी द्वीपों से जोड़ेगा और परिवहन जिससे आसान बन जाएगा। हमने एक बात की थी कि लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से $400 मिलियन देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या है? तो विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिए जाने वाले एक प्रकार का जो लोन है, जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है, और लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान जो है वो नहीं होता। ये क्या है? एक प्रकार का ऋण है, यह अनुदान नहीं है। इस पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इंडिया का ये जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए, जिस पे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देखने को मिलता है। करना क्या है इसके लिए? इसके लिए आपको अपना मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आपको ये क्लासेस देखने को, जो भी पेड क्लासेस होंगी, जो भी ऐप पर आपको क्लासेस मिलेंगे, काफी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप ओपन करोगे, वैसे ही आपके मोबाइल का स्क्रीन ऐसा दिखेगा। आपको क्या करना है? गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। आप मोबाइल नंबर डालकर क्या करेंगे? इसे जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ढेर सारे अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेस हैं वो सभी के ऑप्शन आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी आपका गोल है, तो आप सर्च गोल पर यूपीपीएससी जो है वो सर्च कर लोगे, या यूपी ट्रिपल एससी जो है वो सर्च कर लोगे, जो भी आपका गोल है। और गोल सर्च करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप सेलेक्ट करने के बाद मेरी क्लासेस के लिए आप मुझे अनूप उपाध्याय नाम से जो है आप मुझे सर्च कर लीजिएगा, और सर्च करने के बाद मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है ना, क्लियर है? आपको एक अनलॉक कोड याद रखना है, जैसे कि मेरा अनलॉक कोड है अनूप 10। इस कोड के माध्यम से आप जितनी भी फ्री क्लासेस है उसको आप क्या कर सकते हो? अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आप इस कोड को याद रखिएगा, अनूप 10 को। इस कोड का यूज करके क्या कर सकते हैं? आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको फी में ऑफ मिलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनअकैडमी का एडवांटेज क्या है? एनी टाइम एनी वेयर जो है आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए कभी नेटवर्क भी नहीं है तो बाद में भी आप क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डेड सेशन जो है वो देख सकते हैं, या लाइव क्लासेस कर सकते हैं। मल्टीपल लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। ठीक है, आपका एकेडमिक कैलेंडर एक जो है वो बना दिया जाएगा। वर्कशॉप होंगे, स्टडी सेशन है, काफी सारे फायदे हैं। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है, अनलिमिटेड क्विजेस है, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है आपका इस समय, और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी अपनी तरफ से फ्री देता है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी अपनी तरफ से फ्री देता है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द ही प्राइस जो है अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के सब्सक्रिप्शन का बढ़ा रहा है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्राइस बढ़ने के पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लें कि किसी भी प्रकार से आपको बढ़ा प्राइस जो है वो ना देना पड़े।
इसके अलावा विजेता यूपी पीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है, हर संडे सुबह 10 बजे होता है। इसका आप लोग लाभ उठाइए, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। और इसके लिए जो आपको इनवाइट कोड यूज करना है वो कोड होगा अनूप 10, और इस कोड का आप यूज करके क्या कर सकते हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर रैंक 2, 3 लाते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको इस कोड को यूज करने के बाद, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने के बाद। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप रैंक 4 से रैंक 25 लाते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले से एडमिशन ले लिए होंगे और उनका जो है वो एक्सपायर होने वाला होगा, तो आप क्या कर लीजिए कि एक नया नंबर और नया ईमेल आईडी बनाने के बाद, क्योंकि ये जो एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट हैं उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। इसके लिए नए स्टूडेंट चाहिए, यानी कि आपके नंबर का प्रयोग पहले ना हुआ हो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आप नए नंबर का प्रयोग कीजिए और नए नंबर के प्रयोग करने के बाद आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देंगे, जिसमें जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 200 नंबर का होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगा। पूरा का पूरा जो है वो यूपी पीएससी के पैटर्न पर होगा, है ना। इंदु गौतम गुड मॉर्निंग, प्रियांशु गुड मॉर्निंग। लर्नर विथ एक्टिव सब्सक्रिप्शन आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। अब जिनका एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है पहले से, उनके लिए जो है इस पर कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से लिया हो और आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया हो, है ना, और आपको फिर से सब्सक्रिप्शन लेना है, तो एक नया नंबर लीजिए और ईमेल आईडी लीजिए और इस कोड का याद रखिए। उसके बाद आप स्कॉलरशिप टेस्ट देके आप लॉग उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो फायदा उठा सकते हैं, उठा लेना चाहिए। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक रोज रात 8 बजे होगा। ठीक है ना, जिसमें 20 मिनट में 20 सवाल आपको यूपी एग्जाम के लिए, जो भी यूपी एग्जाम है, सभी को दे सकते। ARO प्रीलिम्स बूस्टर जो टेस्ट सीरीज है, जो कि अभी वैकेंसी भी निकली है, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि हाईकोर्ट के लिए कुछ है कि नहीं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो आपको, ठीक है, आरओ एग्जाम के लिए जो है हर सैटरडे सुबह 10 बजे जो है 2 घंटे का टेस्ट सीरीज होगा। यूपी पुलिस एसआई टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये 23 अगस्त से है आपका। इसके अलावा यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा, तो इसको भी आप लोग दीजिए। ठीक है, जो कि शाम को 6 बजे होगा। 30 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रारंभ यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस टेस्ट सीरीज है, ये भी शाम को 6 बजे होगा। 30 मिनट 20 क्वेश्चन, 2 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, यानी कि आज आखिरी टेस्ट है इसका, और आज जनरल हिंदी का टेस्ट है, इसको आप लोग दे लीजिएगा शाम को 6 बजे। प्रगति यूपी पीएससी आरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है, जो कि शाम को 6 बजे होगा, और ये कल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप रिकॉर्डेड भी देना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी को स्क्रीन क्लियर है ना, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही, बता दीजिएगा। स्क्रीन सभी को क्लियर है? प्रियांशु दुबे पूछ रहे हैं क्लास कब स्टार्ट हुई है। क्लास 9 बजे स्टार्ट हो गई प्रियांशु, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अलावा बैच कोर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो बैच जो है यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल का बैच, ये पूरी टीम है जिसके साथ आपको दिख रहा है। मिशन खाकी का कंप्लीट कोर्स यूपीएसआई के लिए 31 अगस्त से बैच है, ये पूरी टीम है आपको दिख रहा है। लक्ष्य यूपी पीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 12 महीने के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पूर्ण तैयारी के लिए बैच है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अभ्यास यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसेट का क्रैश कोर्स है, जो कि आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 1 सितंबर से ही आपका यूपी पीएससी का भी बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, अगर आप अनअकैडमी यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन देते हैं, ठीक है ना, तो आपको यूपी पीसीएस अपर, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिलेगा। कोड आपको ध्यान रखना है अनूप 10, और ये कोड आप अनअकैडमी पर उपलब्ध सारे कोर्सेस में जो है इस कोड को यूज करा सकते हैं। आप अपने जो भी नोन है उनको भी, मान लीजिए वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी के हो, नेट के हो, नेट जीआरएफ के हो, किसी भी वनडे एग्जाम के हो, एसएससी के हो, बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप अनूप 10 कोड का प्रयोग करके जो है आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी के फी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 24 महीने की फी 8,400 है, 12 महीने की फी 7,000 है, 6 महीने की फी 5,600 है, और 3 महीने की फी 3,500 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या कोड यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करना है। जैसे ही ये कोड यूज करोगे वैसे ही आपको 10% ऑफ होने के बाद 24 महीने की फी 7,560, 12 महीने की फी 6,300, 6 महीने की फी 5,040 और 3 महीने की फी 3,140
50 हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। यूपी बिहार के एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एसेस करने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 महीने की फी जो है वो 7,960 रुपए है, 12 महीने की फी जो है वो 10,620 रुपए है, ठीक है, और 24 महीने की फी जो है वो 14,620 रुपए है। कोड आपको क्या यूज करना है, अनूप 10, और इस कोड के माध्यम से यहाँ भी आपके फी में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बग्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि किसी भी टीचर की क्लास में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप क्या कर सकते हैं कि रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्राइज मिल सकता है, ठीक है। फ्री स्पेशल क्लासेस आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, अकेडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस है, जो एडमिशन नहीं लिए उनके लिए जो है ये क्लासेस है, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इसमें फायदे क्या होंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, अटेंड लाइव क्लासेस, पार्टिसिपेट इन द लाइव चैट एंड गेट योर डाउट्स क्लियर ऑल ड्यूरिंग द क्लास। पोल्स फॉर द रनर है, ठीक है, तो पोल्स रेज हैंड है, अगर आप अपने हाथ उठा के अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, जिससे हम ऑडियो चैट करेंगे, है ना, तो ऑडियो चैटिंग कर सकते हैं। क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएंगे। लेक्चर नोट्स है जो कि डाउनलोड लेक्चर नोट्स एंड गेट एक्सेस टू रिकॉर्ड सेशन, ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर आप क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पर आ जाते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। न्यूज है आपका इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया हुआ न्यूज है। काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका नोट्स कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, जिस जिस नाम को, उसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। बाकी पीडीएफ तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ, है ना, पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर होता ही रहता है। वैसे आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगला जो न्यूज है वो न्यूज है आपका, आ जाओ भैया, एक्सप्लेन्ड कॉलम है, मालाबार एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड व्हाई इट्स मैटर टू इंडिया। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए है और इसकी महत्ता क्या है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बना हुआ है। मालाबार विच बिगिंस अ बायलैटरल एक्सरसाइज now one of the cornerstone of military interoperability of the Quad forces। तो क्वाड मामलों, क्वाड राष्ट्रों का मालाबार युद्ध अभ्यास जो है इससे संबंधित है, ठीक है। शेयर भी करते रहिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर भी करते रहिए, है ना, कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो क्वाड राष्ट्रों का मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता समूह यानी कि क्वाड के 4 सदस्य, और 4 सदस्य कौन कौन से हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और आपको याद होगा कि मैंने जब अफगानिस्तान के मुद्दों पर चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि पश्चिम में भी जो है वो अमेरिका क्या चाह रहा है, क्वाड समूह बनाना चाह रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान को लेना चाह रहा है। भारत उसमें नहीं होगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, आपका तुर्कमेनिस्तान और आपका अमेरिका जो है उसको मिलाकर जो है वो क्वाड समूह बनाना चाह रहा है ना। तो चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की 9 सेनाएं जो है वो इसका जो मालाबार युद्धाभ्यास के 25वें संस्करण में क्या कर रही है, भाग ले रही है। और यह नौसेना युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर में स्थित गुआम के तट पर 26 अगस्त से जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है ना। 26 अगस्त से क्या हो रहा है, शुरू हो गया है ये आपका, ठीक है ना। मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में एक बार जान जाएं कि मालाबार युद्धाभ्यास क्या है। तो समुद्री नौसेना युद्धाभ्यास की मालाबार श्रृंखला वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। 2015 में युद्धाभ्यास में जापान को सम्मिलित किया गया और इसके पश्चात ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1992 में शुरू किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में। 2015 में क्या है कि इस युद्धाभ्यास में जापान भी शामिल हुआ। तो ये दो से क्या हुआ, बायलैटरल से क्या बन गया, आपका ट्राइलेटरल बन गया। अब जो है वो क्वाड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड समूह के बारे में बात करें तो क्वाड समूह क्या है, तो क्वाड समूह जो दोस्तों ये एक चतुष्पक्षीय संगठन है, ठीक है ना, जिसमें जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सम्मिलित हैं। इस समूह के सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और साथ साथ में गैर बाधित समुद्री व्यापार तथा सुरक्षा संबंधी अपने जो साझा हित है उसको रखते हैं। इस विचार को अगर हम बात करें क्वाड समूह के बारे में, 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा जो है इस विचार को प्रस्तावित किया गया था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस समूह में सम्मिलित नहीं होने के कारण जो है ये विचार जो है वो आगे नहीं बढ़ सका था। 2007 में जो है जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यह क्वाड समूह के बारे में
बात की गई थी। इस संगठन के महत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह क्वाड संगठन जो है, हम बात कर रहे हैं कि सारे जो जितने भी 4 कंट्रीज आपको नजर आए, चाहे वो भारत हो, जापान हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात करें तो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, यानी कि समान विचारधाराओं के साथ चलने वाली ये राष्ट्र हैं। तो समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के बीच में परस्पर जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का साझाकरण करना, पारस्परिक हितों संबंधी परियोजना को उपयोग के अवसर जो है वो सुनिश्चित करने के क्षेत्र में जो है वो काम करने की बात की जा रही है। इसके सदस्य राष्ट्र जो है एक खुले मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करेंगे। और साथ में ही अगर हम बात करें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है तथा इसे किसी विशेष संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। बीजिंग काफी समय पहले से अगर हम बात करें तो क्वाड समूह को लेकर चीन जो है वो काफी आशंकित भी रहता है। जब ऑस्ट्रेलिया इसका भाग बना तो चीन ने इसका विरोध भी किया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने अपने पैर पीछे भी खींच लिए थे। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह इस समूह में शामिल हो गया। तो बीजिंग काफी समय से भारत प्रशांत क्षेत्र में इन लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और चीन ने इसे एशियाई नाटो की संज्ञा दी है। चीन ने क्या कहा कि भैया ये जो आपका है ये अमेरिका के द्वारा एक प्रकार का नाटो समूह है और ये एशिया के क्षेत्र में नाटो का समूह है, ठीक है ना। और जिसका उद्देश्य चीन के उत्थान को रोकना है, ठीक है। चीन कह रहा है कि अमेरिका का पूरा जो है वो एक प्रकार का नाटो समूह बनाकर क्या करना है कि चीन के उत्थान को रोका जाए, ठीक है। विशेष रूप से अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय संसद में जापानी पीएम शिंजो अबे के द्वारा 2 सागरों का मिलन यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सी संबोधन की अवधारणा पर एक नया बल दिया गया और इसने भारत के आर्थिक उदय को मान्यता जो है वो प्रदान की। अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है अफगान कैन एंटर इंडिया नाउ ओनली ऑन ई वीजा, ठीक है ना। तो आप देख ही रहे कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के हालात बने हुए हैं और अफगानिस्तान के जिस प्रकार से हालात बने हैं, लोग जो है अफगानिस्तान को छोड़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ से अफगानी जो है वो भारत ये छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक वीजा के ऊपर में बात करें तो जैसा दोस्तों हम देख रहे हैं कि तालिबान के पूरे अफगानिस्तान पर जो अपना नियंत्रण कर लिया है, जिस नियंत्रण करने की दिशा के कारण हम क्या देखें कि भारत सरकार अफगान नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा को अमान्य या रद्द करने का फैसला किया है, जिससे पिछले कुछ महीने में जारी लगभग 2000 वीजा शामिल। इसके बाद सभी अफगान नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ई वीजा का आवेदन करना होगा, ऐसा भारत सरकार ने जो है वो नई नीति बनाई है, ठीक है ना। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी, तो भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता के विषय के बारे में अगर हम बात करें तो वीजा हासिल करने के लिए अफगान नागरिकों के द्वारा जमा किए जाने वाले पासपोर्ट काबुल स्थित भारतीय दूतावास और भारतीय वीजा केंद्र में इकट्ठे किए गए थे, जो कि भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के हाथों में जा सकते हैं। और इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी वीजा को रद्द करने का फैसला जो है वो किया है, ठीक है ना। अब हम बात करें कि ई वीजा क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा के बारे में हम बात करें दोस्तों तो ये पहली बार जो है 2014 में सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, और इस नई पद्धति को 2017-18 में इस सुविधा को जो है वो विस्तारित भी किया गया था, ठीक है ना। इस प्रणाली की बुनियादी वर्ष 2010 में जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड के लिए शुरू की गई टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल योजना में भी देखी जा सकती है। सरकार ने टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल योजना को इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण के साथ जो है वो विलय कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ई वीजा प्रणाली जो है विकसित हुई। और विदेशी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए अगर हम बात करें तो जो मेन एजेंसी है वो कौन सी है, गृह मंत्रालय जो है वो मेन एजेंसी है जो कि वीजा जारी करती है। इसकी पात्रता क्या है, तो ई वीजा जिसे इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी हम कह रहे हैं, ये आपके पर्यटन ऐसे लोगों को मिलेगा 5 श्रेणियों में जो इसको प्रदान करने की बात की जा रही है, मतलब की जाती है। पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचर्या जो है उसमें ये दिया जाता है। अपवाद के बारे में बात करें दोस्तों तो यह सुविधा जो है पाकिस्तान के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत आने के लिए इस्लामाबाद जो स्थित भारतीय उच्चायोग से क्या करना होता है, नियमित वीजा के लिए आवेदन करना होता है। ई वीजा विदेशी राजनयिकों के लिए मान्य नहीं होता है और इनके लिए अलग से वीजा जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है, ठीक है। प्रोब एजेंसी टू हिट बाय लैक ऑफ मैन पावर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है। सुभाष जायसवाल, प्रदीप कुमार, प्रियांशु इंदु गौतम, मुबारक, प्रीति पोयम, मोहम्मद आरिफ, सुषमा सिंह, सभी को क्लियर है, एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग सेशन को,
है ना रितु, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ न्यूज़ जो है वो पहले की तुलना में बढ़ भी चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस पे जो एमसीक्यू सेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो एमसीक्यू सेशन भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा कि हर टॉपिक के बाद एक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना, जिससे कि आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में जो है वो काफ़ी लाभ मिले। 11 बजे प्लस की क्लासेस भी आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है 11 बजे इन्वायरमेंट वाली क्लासेस जो मिस कर दे रहे हैं, मिस मत कीजिए। कोशिश कीजिए लाइव क्लास करने की, नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड जरूर देखिए और उसके नोट्स तैयार करते रहिए, है ना। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप बात कीजिए, ठीक है ना। तो प्रोब एजेंसी टू हिट बाय लैक ऑफ मैन पावर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जांच एजेंसियों में जनशक्ति की कमी है, लैक ऑफ मन पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्तमान में पूर्व सभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ वर्षों से लंबित जो सैकड़ों आपराधिक मामले हैं, ठीक है ना, उसकी एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। और इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों में जो है रिक्त लंबित रिक्तियों का निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं, ठीक है ना। क्या क्या कहा गया है? सबसे पहला कहा गया कि न्यायपालिका की तरह जांच एजेंसियों को भी जनशक्ति और बुनियादी ढांचों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से न्यायपालिका में जो है वो जनशक्ति की कमी है, और इस पर मैंने बात भी किया था। मोहम्मद रेहान फैजल, स्वागत है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था ना कुछ दिन पहले, चीफ जस्टिस ने इसमें भी कहा था कि न्यायपालिका में जिस प्रकार से मैन पावर की कमी है, इसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि मामले जो है वो काफी लंबित पड़ते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से न्यायपालिका जो है इस संकट का सामना कर रहा है, वैसे जितनी भी जांच एजेंसियां खासकर उन्हें सीबीआई के ऊपर जो है वो बात कही है। इन्होंने कहा कि सीबीआई जो है वो भी इस प्रकार के परेशानियों को जो है वो झेल रहा है, इस प्रकार की कमी का जो है सामना कर रहा है, और इन पर काम करने का भार जो है वो ज्यादा है। जैसे कि एक ट्रायल कोर्ट लगभग 1000 मामलों को संभाल रहा है। इनमें से कुछ मामले जिनकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, जिसको एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट कहा जाता है, जैसी एजेंसियों के द्वारा जांच की जा रही है, 1 दशक से अधिक भी समय लग जा रहा है, क्योंकि समय पर जो है वो लोड अधिक होने के कारण, मैन पावर कम होने के कारण और अत्यधिक भार होने के कारण क्या है कि समय पर काम नहीं करता। विधि निर्माताओं के खिलाफ लंबित मामले संबंधी आंकड़ों के बारे में बात करें तो 51 सांसद और 71 विधायक जो हैं वह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत क्या है अपराध में आरोपी है। देश भर में सीबीआई अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित 121 मामलों में से 58 मामलों में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, और इसके खिलाफ 45 मामलों में अभी तक आरोप भी जो है वो तय नहीं हुए, जबकि कथित तौर पर यह अपराध कई साल पहले जो है वो किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। विधि निर्माताओं के खिलाफ, विधि निर्माता यानी कि जो आपके सांसद हैं और विधायक हैं, क्योंकि विधि का निर्माण यही सदन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, चाहे राज्य स्तर पर चाहे केंद्र स्तर पर। तो विधि निर्माताओं के खिलाफ सीबीआई में कुल 37 मामले वर्ष से जांच चरण में चल रहे हैं, और अक्सर होने वाली देरी के कारण जो है वो काफी सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। चुनौतियां क्या है इस पे? तो उच्च न्यायालयों के द्वारा हस्तक्षेप और मुकदमे की सुनवाई पर लगाई गई परिवर्तन निदेशालय के द्वारा अन्वेषित किए जाने वाले मामले में अवरोध उत्पन्न होना, क्योंकि इनमें से कुछ मामले विदेशियों के टैक्स हेवन तक फैले हुए हैं और इन देशों के द्वारा जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया गया है। विशेष रूप से सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले में सुनवाई के लिए अपर्याप्त विशेष अदालतें, अभियोजन के अभियोक्ता और गवाहों की कमी, ठीक है ना, विलंबित जांच, ऐसे कुछ मामले हैं जिसके चलते क्या है कि जो है ये परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार के मामलों में संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या आदेश जारी किए गए हैं? तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों के लंबे समय से निलंबित मामलों को, ठीक है, जो भी मामले लंबित है उनको तेजी से ट्रैक करने और देश भर के विशेष अदालतों को स्थापित करने का आदेश दिया, जिससे कि विदेश अदालत के माध्यम से क्या किया जाए, इन मामलों को जल्दी से जल्दी सही किया जाए। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के पूरे आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया था। साथ ही शीर्ष अदालत ने आदेश देते ये कहा था कि लंबित मामलों का जो भी विवरण है राजनीतिक दलों के लिए इस प्रकार के उम्मीदवारों के चयन के कारणों को प्रकाशित करना होगा, और ये बताना होगा कि अगर वो मामले हैं तो उसके ऊपर अगर वो केस चल रहा है तो वो क्यों इनको टिकट दे रहा है। इसके अलावा उनके द्वारा गैर आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को क्यों नहीं चुना गया है, ये भी कारण जो है वो पार्टी को बताना होगा, ठीक है ना। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करना चाहिए, जिसमें निचली अदालत को लंबे समय की कार्यवाही को अनिवार्य समयबद्ध तरीके से संभवतः कुछ 6 महीने या साल भर के अंतर्गत जो है वो कंप्लीट करने का निर्देश देना चाहिए।
प्रत्येक ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामलों की संख्या जो है वो जो बढ़ रही है उसको तर्कसंगत करके उसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। विधि निर्माताओं से जुड़ी आपराधिक मुकदमों की प्रगति को की निगरानी हेतु शीघ्र ही विशेष अदालतों सहित एक तंत्र स्थापित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। इसके अलावा बात करें तो हाल ही में अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी सांसद या विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले संबंधित उच्च न्यायालय की सहमति के बाद वापस लिया जा सकता है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो खुद दागी लोगों को टिकट देने से मना कर दे, जिससे कि जो है अपराध जो है वो कम हो सके। ठीक है ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिनके खिलाफ जघन्य प्रकृति के मामले लंबित हैं। भारत के चुनाव आयोग के लिए राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों की लेखा परीक्षण करने की शक्ति जो है वो प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि इन सब पे रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला न्यूज है दोस्तों आपका द इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक्सप्लेन्ड कॉलम से है, व्हाट इज हवाना सिंड्रोम ड्यू टू विच कमला हैरिस ट्रिप टू वियतनाम वॉज डिलेड। ठीक है ना, हवाना सिंड्रोम क्या है जिसके चलते जो है कमला हैरिस का जो वियतनाम का जो ट्रिप था वो डिले कर दिया गया है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ट्रिप टू हनोई इन वियतनाम वॉज डिलेड ऑन ट्यूसडे ड्यू टू पॉसिबल केस ऑफ हवाना सिंड्रोम, व्हाट इज मिस्टीरियस इलनेस। हवाना सिंड्रोम के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी, आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हवाना सिंड्रोम क्या है। तो लगभग 4 वर्ष पूर्व हवाना सिंड्रोम नामक एक रहस्यमय जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से क्यूबा, चीन और अन्य देशों में तैनात अमेरिकी राजनयिक और खुफिया अधिकारी जो है वो ग्रसित हो गए हैं। अब नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा कि इस बीमारी के जो संभावित कारण है वो निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण यानी कि डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो कारण है, जिसके चलते ये बीमारी जो है वो देखने को मिल रही है। हवाना सिंड्रोम जो है मैंने कहा कि लगभग 4 साल पहले यानी कि 2016 में के अंत में हवाना में तैनात जो अमेरिकी राजनयिक हैं और अन्य कर्मचारी अपने होटल अथवा घरों में जो है उनको अजीबोगरीब प्रकार की ध्वनियां जो है सुनाई दे रही थी और साथ में उनके शरीर में जो है अजीब प्रकार की जो है सनसनी महसूस हो रही थी, जिसके बाद वो क्या हो गए, बीमार हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्हें गंभीर सर दर्द हो रहा था, थकान हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसा फील हो रहा था, मतली हो रहा था, सुनने की जो है उसमें कमी हो रहा था। तो ऐसे काफी सारे लक्षण पाए गए और इस बीमारी को तब से जो है वो हवाना में जो अधिकारी जो थे जिनके ऊपर ये दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना, जो तैनात अधिकारी थे, इसलिए उसी के नाम पर हवाना सिंड्रोम नाम ही रख दिया गया। ठीक है ना, समिति के द्वारा जो हवाना सिंड्रोम के कारणों के बारे में बात करें तो समिति के द्वारा जांच किए गए मामलों में व्याख्या करने पर यह निर्देशित किया गया कि संपादित रेडियो आवृत्ति या निर्देशित संपादित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा यानी कि डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को हवाना सिंड्रोम का सर्वाधिक संभावित कारण पाया गया और इस बीमारी से संक्रमित होने पर रोगी को पीड़ादायक जो है वो सनसनाहट और भनभनाहट की आवाज, जैसे कि हमेशा सन करके या कान में कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ भनभना रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना, ऐसा कुछ आवाज सुनाई देता रहेगा और एक विशेष दिशा में कमरे में एक विशेष स्थान पर क्या है इस प्रकार की जो दिक्कत है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक कैनन है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है वो रेडियो एक्टिव जो है वो जो तरंगे हैं वो छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो आपके रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक फोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं कि a shoulder fired device that produce ultra infrasonic waves that affect both living and non living materials। ये क्या करेगा कि both living और non living materials पे क्या कर सकता है, ये इफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये जीवित और अजीवित, ठीक है ना, मृत मतलब कि जैविक अजैविक किसी भी प्रकार के जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर क्या करेगा, ये रेडियो एक्टिव जो है वो सेंसर जो है वो क्या कर सकता है, ये आपका अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रा इंफ्रासोनिक कैनन के माध्यम से जो है वो आपके तरंगे भेजी जाती है और जो हवाना में हमें देखने को मिला। ठीक है, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा ना, ठीक है ना, इसका फोटो ले लिया होगा। चलिए अगले न्यूज पर आ जाते हैं। अगला न्यूज जो है वो द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है सेंटर रेज फेयर प्राइस ऑफ शुगर केन। सेंटर जो है केंद्र सरकार को अगर हम देखें, ठीक है ना, अगला न्यूज आप सभी के स्क्रीन पर आ गया हो, ठीक है ना, तो चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ सीगर को बढ़ाने की बात है। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2021-22 में जो आपका ये विपणन वर्ष है
इसमें अक्टूबर से सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस में वृद्धि करते हुए 290 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है। अब चीनी मिलों को, गन्ना उत्पादकों को, किसानों को पहले दी जा रही कीमत से 5 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो अधिक चुकाना पड़ेगा। ठीक है ना, कितना, 290 रुपए क्विंटल। पहले क्या था, 285 रुपए क्विंटल था, अब इसे बढ़ाकर 290 रुपया क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय के महत्व के बारे में बात करें तो सरकार के इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ किसानों को, ठीक है ना, और उन पर आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों में और संबंधित उद्योगों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को जो है वो लाभ होगा। चीनी मूल्य निर्धारण नीति क्या है, तो चीनी के मूल्य बाजार के रुझानों के अधीन होते हैं और चीनी की मांग और आपूर्ति पर निर्भर होते हैं। वर्ष 2018 में किसानों के हित के संरक्षण के उद्देश्य से चीनी न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस की अवधारणा लागू की गई थी और यह उद्योग कम से कम चीनी की न्यूनतम उत्पादन लागत को निकाल सके, इस प्रकार से घोषित किया गया था कि किसान जो है वो गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करने में समर्थ हो सके। सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के द्वारा जो शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जो शक्तियां उनको प्रदत्त की गई, उनका प्रयोग करते हुए चीनी मूल्य नियंत्रण आदेश 2018 अधिसूचित किया गया था और आदेश के प्रावधानों के तहत सरकार जो है वो न्यूनतम विक्रय मूल्य जो है वो क्या करेगी, तय करेगी। चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य तथा सर्वाधिक कार्य कौशल मिलों की न्यूनतम परिवर्तन लागत घटकों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा राज्य परामर्श कीमतों की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है और आमतौर पर देखें तो उचित लाभकारी मूल्य जो है ये अधिक होती है। अब उचित लाभकारी मूल्य क्या है, एफआरपी क्या है, इसके ऊपर बात करें तो उचित लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम कीमत होती है जिस पर चीनी मिलों के द्वारा जो है वो किसानों से गन्ना खरीदा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, उचित और लाभकारी मूल्य क्या है कि चीनी मिलों के द्वारा जो किसानों से खरीदा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये टर्म आपके लिए एफआरपी का टर्म है, उचित और लाभकारी मूल्य है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो संघीय केंद्र सरकार के द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है और इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है ना। अगला न्यूज है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी से लिया हुआ न्यूज है। 100 डे सुजलाम कैंपेन बिगिन, कैंपेन फॉर मेकिंग मोर ODF plus villages by undertaking wastewater management at village level. Sujalam campaign to ensure sustainability of ODF gains and create 1 million soak pits. सुजलाम अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो जो मनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत 25 अगस्त से 100 दिवसीय सुजलाम की जो है वो शुरुआत की गई है। अभियान के बारे में बात करें दोस्तों तो ये सुजलाम अभियान जो है इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक गांवों को ODF प्लस गांवों में परिवर्तित करने की योजना है। ठीक है। इस अभियान को विशेष रूप से 10 लाख अवशोषक यानी कि जो सोखता होते हैं, सोखने वाले जो गड्ढे होते हैं उनका निर्माण करने की बात की गई है, जिससे अपशिष्ट जल प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से इसको पूरा करने की बात की गई है। इस अभियान के तहत अगर हम बात करें दोस्तों तो गांव में जो है वो काफी सारी गतिविधियों के ऊपर कार्य किया जाएगा, जैसे वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करने की बात की जा रही है। ODF की निरंतरता बनाए रखने और ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए शोक गड्ढों के आवश्यक संख्या में तैयार करने के लिए संकल्प पारित किया गया है। निरंतरता बनाए रखने और शोक गड्ढों के निर्माण संबंधी गतिविधियों को शुरुआत करने के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार करना है और आवश्यक संख्या में शोक गड्ढों का निर्माण करना है। IEC के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय को पुनर्निर्मित करना और गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा जो है वो सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो इस अभियान के माध्यम से, ठीक है ना, न केवल गांव में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी संरचना और शोक गड्ढों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि जल निकाय को संवहनीय प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इस अभियान के सामुदायिक भागीदारी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के दूसरा चरण जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की गतिविधियों में तेजी आएगी और इससे ODF प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलेगी। इसकी आवश्यकता क्या है, तो गांव में या गांव से बाहरी इलाकों में गंदे पानी का जो निष्कासन होता है, ठीक है ना, उसको निस्तारण करने की जरूरत है और बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जो इसको निस्तारण किया जाएगा और इस अभियान के अपशिष्ट जल प्रबंधन की सहायता प्राप्त होगी। बदले में जलाशयों को पूर्ववत रूप में लाने में सहायता मिलेगी। ठीक है ना। ODF टैग क्या है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो मार्च 2016 में जारी किया गया ODF प्रोटोकॉल कहा गया है कि यदि किसी भी
दिन के किसी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस शहर को वार्ड का ओडीएफ शहर, ठीक है ना, के रूप में जो है वो अधिसूचित किया जाएगा। ओडीएफ प्लस या ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, दोनों के बारे में हम बात करें, दो टर्म आपको दिख रहे होंगे, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस के बारे में हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण में ओडीएफ दर्जा प्राप्त करने के बाद शहरों के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें जारी रखने के लिए 2018 में ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस की शुरुआत की गई। ओडीएफ प्रोटोकॉल के आधार पर शहर को कम से कम एक बार ओडीएफ अधिसूचित हो जाने पर, ठीक है ना, उसको एसबीएम ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस क्या है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ओडीएफ प्लस प्रोटोकॉल के अनुसार यदि किसी दिन किसी व्यक्ति को खुले में शौच और पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता और सभी को सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था सुव्यवस्थित हो तो उस शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ओडीएफ प्लस जो है वो घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस प्लस के बारे में बात करें तो ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, ठीक है ना, तो ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल में यह शर्त जोड़ा गया है कि मल, कीचड़, ठीक है, और नालियों को सुरक्षित रूप से प्रबंधन उपचार करने के लिए किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़ और नालियों का प्रवाह किसी जल निकाय अथवा खुले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं अनअकैडमी के तो जुड़ जाइए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर, इसको ज्वाइन कर लीजिए और कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जो है वो क्लास के बाद जरूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। जो यूट्यूब के सेक्शन में आप लोग फीडबैक अपना कमेंट देते हैं जरूर दिया कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अगली मुलाकात अभी हमारी 11 बजे होगी प्लस की क्लास में, तो सभी लोग प्लस के जितने भी स्टूडेंट है वो प्लस की क्लास में जुड़ जाइए। जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए जो कोड यूज करना है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अनूप 10 का कोड यूज करना है और इस अनूप 10 के कोड का यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप अनअकैडमी पर जितने भी कोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है ना, एनएम क्लासेस प्रैक्टिस सेट जरूर कराएं प्लीज, ठीक है, रेगुलर रहिए एनएम क्लासेस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स पे मेरी प्लान चल रही है कि जल्दी ही करंट अफेयर्स पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन जो है वो साथ में लेकर चला जाए, ठीक है ना। तो अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली सारी क्लासेस जो है वो आपको, ठीक है ना, मिले, ठीक है ना। चलिए तो मुलाकात 11 बजे होगी प्लस पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।